पहले जो भी वर्कर काम में लगेंगे उस पर्टिकुलर काम के विषय में छोटी सी संक्षिप्त में जानकारी देना, उसको बोलते हैं इंजीनियर के साथ में मिलकर टूल बॉक्स मीटिंग करना। टूल बॉक्स मीटिंग, टूल बॉक्स टॉक, पेप टॉक, प्री जॉब ब्रीफिंग, ये सब एक ही चीज है, तीनों के तीनों एक ही चीजें हैं। तो ये आप समझेंगे। दूसरा, नए ज्वाइन किए कामगार को सेफ्टी इंडक्शन देना। कामगार में लिखा हूं, मजदूर नहीं लिखा, वर्कर नहीं लिखते हैं, थोड़ा बुरा लगता है, तो कामगार काम करने वाले लिखती है। तो जो भी नए व्यक्ति प्लांट में ज्वाइन करेंगे पहला दिन, उनको जो है सेफ्टी इंडक्शन, मतलब सेफ्टी इंडक्शन क्या होता है, कई लोग पूछता है सवाल। तो सेफ्टी इंडक्शन का मतलब होता है कि जो व्यक्ति पहली बार प्लांट में आएगा तो उस प्लांट के नियम और सभी रिसोर्स से संबंधित उसको जानकारी या प्रशिक्षण देना। जैसे आपके प्लांट में ज्वाइन किया तो उसको बताना पड़ेगा कि देखो भाई, हमारे प्लांट में सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शू और रिफ्लेक्टिव जैकेट, ये तीन जो है मैंडेटरी पीपीज है, तीनों पहन के ही आपको घूमना है। हमारे प्लांट में 4 असेंबली पॉइंट है, XYZ लोकेशन पे। ₹100 वगैरह भाई ठीक है। 60वां किन्नी था ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आपका बड़ा सा प्लांट है, आप प्लांट में घूमेंगे, जहां लगेगा गड़बड़ हो रहा है 2-4 आदमी को बुलाएंगे, खड़ा करा के वही 5 मिनट का ट्रेनिंग दे दिए, समझा दिए, उसको बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग। ये जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग क्या होता है? जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को उसके कार्य के अनुसार ट्रेनिंग देना। जैसे ड्राइवर को आप वेल्डिंग का ट्रेनिंग दोगे तो कोई फायदा है? नहीं है। ड्राइवर को वेल्डिंग का ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है। तो वेल्डिंग का ट्रेनिंग किसको देना है? वेल्डर को देना है। ड्राइवर को ड्राइविंग सेफ्टी का ट्रेनिंग देना है। ग्राइंडिंग करने वाले को ग्राइंडिंग सेफ्टी का ट्रेनिंग देना है। सिविल वाले को सिविल का ट्रेनिंग देना है। उसको बोलते हैं जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग। जिसका जैसा काम है उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग देना। क्लासरूम ट्रेनिंग मतलब, क्लासरूम ट्रेनिंग का मतलब है कि क्लास में बैठा करके लोगों को, जैसे हम आपको पढ़ा रहे ऐसे ही ट्रेनिंग दिया जाता है, आप पूरा कंटेंट के बारे में बताया जाता है, तो वो होता है क्लासरूम ट्रेनिंग देना। इक्विपमेंट का रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन करना। इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन करना मतलब हम आपको बताए, महीना में एक बार हर इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन करना चाहिए। आप और जल्दी कर सकते हो तो कर लो। क्या क्या? जैसे आपके प्लांट में हाइड्रा आता है, पोकलिन आता है, पिंच मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है, वेल्डिंग मशीन है, बार बेंडिंग मशीन है, गैस कटिंग सेट है, इलेक्ट्रिकल पैनल है, इलेक्ट्रिकल डीजी है, क्रेन है, ये सब आपके प्लांट के मशीनरी है। तो इसके कुछ सेफ्टी चेक पॉइंट होते हैं, वो जाके आप एक एक पॉइंट जो है, एम्बुलेंस है उसका चेक करोगे, कैंटीन है, ओएचसी है, ये सबका जा करके आप ही नहीं करोगे। जैसे 20 को चेकलिस्ट है तो 20 को आदमी होगा, एक एक चेक सबको दे दोगे, वो अपना भर के दे देगा, राइट? तो इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन करना। इंस्पेक्शन करने से क्या होगा? अनसेफ कंडीशन जो उसमें रहेगा वो आपको पहले ही पता चल जाएगा और आप उस पर काम करके ठीक कर सकते हो। प्रतिदिन अनसेफ एक्ट ढूंढना, वायलेटर की काउंसलिंग करना और इंजीनियर को सूचित करना। आप नियमित रूप से प्लांट में जब राउंड लोगे, चक्कर लगाओगे, तो उसमें गलती करने वाले लोग मिलेंगे, मतलब अनसेफ एक्ट मिलेगा। तो अनसेफ एक्ट जो करता है उसको क्या बोलते हैं? वायलेटर, नियम को तोड़ने वाला। और उसको काउंसलिंग करनी है, मतलब उसको समझाना है कि देख भाई, तुम जो बिना फुल बॉडी हार्नेस का काम कर रहे हो, छत से गिरोगे तुम्हारा हड्डी टूट जाएगा, हड्डी टूट जाएगा, बैठ जाओगे, सैलरी नहीं मिलेगा, घर परिवार आपका रोड पे आ जाएगा। या हो सकता है गिर गए, मर गए, तो घर परिवार के लोग रोड पे चलाएगा।
तो इसको बोलते हैं काउंसलिंग करना, मतलब उसके दिमाग को घुमाना है किधर, अनसेफ एक्ट से सेफ एक्ट की तरफ, असुरक्षित कार्य से सुरक्षित कार्य की तरफ। अब प्लस जो गलती आपने देखा वो इंजीनियर को भी बता दो कि आपके एरिया में 3 आदमी बिना बेल्ट के ऊपर काम कर रहे थे, ताकि वो भी उस पर फोकस करेगा। काउंसलिंग करना मतलब समझाना बोल सकते हैं आप। अनसेफ कंडीशन को इंजीनियर से बात करके क्लोज करना। आपने असुरक्षित स्थिति देखी तो आपके पास तो आदमी रहता नहीं है, नहीं आपको काम करना है, तब क्या करोगे? इलेक्ट्रिकल बोर्ड टूटा है तब इंजीनियर को सूचित करोगे कि देखिए महोदय, एक पर्टिकुलर एक रूम में एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड टूटा हुआ है, तो आप इस बोर्ड को रिप्लेस कर दें, राइट? या ट्रेनिंग रूम में छत से पानी का लीकेज हो रहा है, इसका व्यवस्था करके लीकेज को बंद करा दें। तो इस तरह से अनसेफ कंडीशन आप ढूंढोगे, और अपने से बोलने से हो गया तो ठीक है, मान लीजिए वेरिफिकेशन नहीं है, पूरा कर दो तो कोई आदमी कर दिया तो ठीक है, लेकिन इंजीनियर को सब बात बतानी पड़ेगी कि भाई ये हो रहा है, तुम इसको देखो। यानी आपको भी लोगों को जागरूक करना है कि लोग खुद जो है इन्वॉल्व हो सेफ्टी में और काम को करें। इंसिडेंट रिपोर्ट करना और लोगों को इंसिडेंट रिपोर्ट करने के लिए जागरूक करना। देखो, अपने यहाँ एक बड़ा भारी समस्या है। क्या समस्या है? लुका छिपी का खेल। जैसे किसी व्यक्ति को उंगली कटा तो उसको बोलेगा किसको किसको पता है, बोलेगा किसी को नहीं पता। एक काम करो, तुम चुपचाप घर चला जाओ, तुम बाद में आना, तुम जाओ, तुम घर में इलाज करा लेना। नहीं, गलत। दुर्घटना हुई तो आप उससे रिपोर्ट कीजिए, कहाँ हुई उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, क्यों हुआ, ताकि आगे से वैसा इंसिडेंट किसी और के पास नहीं। लेकिन नहीं बताइएगा, आज आपका उंगली कटा, कल मेरा उंगली कटेगा, परसों किसी और का उंगली कटेगा, आज हमारी कल तुम्हारी, देखो भाई पढ़ा पाए। तो आपको क्या करना है, जो इंसिडेंट हुआ और जो इंसिडेंट रिपोर्ट करता है, जिसके साथ इंसिडेंट होता है, इसमें उसको डांटोगे पीटोगे मारोगे? बिल्कुल नहीं। क्या करोगे आप? आपको जो है वहां पे लोगों को जागरूक करना है कि देखिए, आप दुर्घटना को रिपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखेंगे क्यों चोट लगा, कैसे चोट लगा, और उस टाइप का पुनरावृत्ति दोबारा न हो इसका हम प्रयास करेंगे। और लोगों को जागरूक भी करना है। यदि आपके प्लांट में कल्चर खराब है, इंसिडेंट रिपोर्ट करने नहीं दिया जा रहा है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, लोगों को बोलेंगे चुपचाप रिपोर्ट कर, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। ऐसा भी करना पड़ता है कई बार, राइट? इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करना और उससे मिले रूट कॉज का कंप्लायंस करना, मतलब कोई भी दुर्घटना हुआ उसका जांच पड़ताल करना, वाई एनालिसिस करना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, रूट कॉज, क्या कारण था दुर्घटना का। जैसे उंगली कटा तो मशीन गार्ड नहीं था, मशीन चला रहा, हाथ में ग्लव्स नहीं पहना था, जैसे रूट कॉज है ना। तो आगे से ध्यान देना है कि सभी लोग गार्ड वाला मशीन चलाएं, और प्लस में जो भी नियम लगा पूरे प्लांट में लगेगा, ताकि दोबारा ऐसा एक्सीडेंट ना हो। फायर फाइटिंग का इंस्पेक्शन करना और लोगों का फायर फाइटिंग उपयोग करने का ट्रेनिंग देना। आपके प्लांट में फायर एक्सटिंग्विशर रहेंगे, होज रील होज होंगे, फायर हाइड्रेंट है, स्प्रिंकलर है, राइट? ये सब इक्विपमेंट लगे हैं, पंप हाउस है। तो आपको देखना है कि ये सब चालू हालत में है कि नहीं है। ऐसा नहीं हो कि सब लगा है चलता नहीं है, दिक्कत हो जाएगा। ये होना चाहिए, और प्लस में चालू हालत में होना चाहिए, राइट? और प्लस में लोगों को इसका उपयोग करने भी आना चाहिए कि आग लग गया तो फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चलाएंगे, तो इसका उपयोग करने भी लोगों को आना चाहिए। तो उसके लिए आप लगातार ट्रेनिंग देते हैं कि आग लगाते हैं, एक्सटिंग्विशर लाते हैं, बुझाओ, कैसे बुझा रहे हैं। समय पर मॉक ड्रिल कंडक्ट करना, मतलब अभी हम बताए इमरजेंसी प्लान में डिफाइन मॉक ड्रिल को हम लोग टेस्ट करते हैं। जैसे फायर हुआ कितना जल्दी लोग आ रहा है, मेडिकल इमरजेंसी हुआ कितना जल्दी लोग आ रहा है, ये देखना, इसको बोलते हैं मॉक ड्रिल करना। लीगल रजिस्टर मेंटेन करना। देखो,
सरकारी नियम कानून का एक एक्सेल में रजिस्टर बनाना चाहिए, कौन कौन से नियम हमारे प्लांट में लागू है और वो नियम का पालन कराना। जैसे एग्जांपल पीपीई इशू रजिस्टर, सरकारी रजिस्टर हो गया है, मेंटेन है कि नहीं, मेडिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड, राइट, हाउसकीपिंग चेकलिस्ट, हाउसकीपिंग लीगल नहीं है, माफ करिएगा, वेलफेयर का रिकॉर्ड, गाड़ी का चेकलिस्ट, ड्राइविंग लाइसेंस का चेक लिस्ट, तो ये सब लीगल रजिस्टर है। मतलब जो सरकारी कागज जो लगते हैं उसका एक लिस्ट बना के उसे मेंटेन करना चाहिए। कौन करेगा? एचआर करता है। हम लोग को क्या करना है उसमें? हम लोग को देखना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लोग वेरीफाई करते हैं। सेफ्टी ऑडिट करना, अभी हम आपसे बात किए थे थोड़ी देर पहले कि प्रोसेस का कंप्लीट सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन 45,001 में पेज नंबर 19 3.32 में दिया हुआ है ऑडिट क्या होता है। तो वैसे सिस्टमेटिक ऑडिट प्लांट का करना। गेम्बा वॉक थ्रू एंड ज्वाइंट इंस्पेक्शन हम बात किए थे, जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर किसी प्लांट का इंस्पेक्शन करते हैं, देखते हैं, जा करके उसमें फाइंडिंग्स निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गेम्बा या वॉक थ्रू या ज्वाइंट इंस्पेक्शन। सेफ्टी कमेटी मीटिंग करना, पता है फैक्ट्री एक्ट का रिक्वायरमेंट है कि सेफ्टी कमेटी मीटिंग प्रत्येक प्लांट में होना चाहिए। सेफ्टी कमेटी मीटिंग में 12 मेंबर होते हैं, 6 वर्कर साइड से होते हैं, 6 स्टाफ साइड से होते हैं, कम से कम, ज्यादा हो सकते हैं इक्वल पार्टिसिपेशन के लिए। अब प्लस में महीना में एक बार होना चाहिए, वैसे 3 महीना में एक बार होना चाहिए, लेकिन हर महीना करते हो तो और अच्छा है। तो सेफ्टी कमेटी का मीटिंग करना सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है, इसके बारे में भी डिटेल में आगे पढ़ना होगा। लिफ्टिंग इक्विपमेंट का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करना, देखो ये भी लीगल रिक्वायरमेंट है। हम लोग लीगल में बीओसीडब्ल्यू एक्ट में देखे है ना, सेक्शन 56 में लिखा हुआ है जितना भी क्रेन, हाइड्रा, सीलिंग, वेब सीलिंग, ईओटी क्रेन, आईओटी, ये जितना भी है ये सबका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन 1 साल के लिए वैलिड होता है। ये कराना जरूरी है, उसके बाद ही आप इस्तेमाल करेंगे। पीपीई स्टॉक की इंस्पेक्शन करना, मतलब आपके प्लांट में पर्याप्त मात्रा में पीपीई रहना चाहिए। जैसे आपके पास जियो हेलमेट है, नया वर्कर आया, कंपनी बोले अरे बहुत जरूरी है इसमें, तो बोले कि क्या करें भाई, पीपीई सही नहीं, तो क्यों नहीं मंगा के रखा था? तो इसके लिए हम पर्याप्त मात्रा में सेफ्टी शू या जो भी पीपीई है वो रखते हैं कि कमी ना हो पीपीई का। एक निर्धारित कर देते हैं कि 10% 15% स्टॉक रखते हैं। सेफ्टी ऑडिट कर, स्टोर ऑडिट करना, स्टोर ऑडिट और सेफ्टी ऑडिट, ऑडिट तो ऑडिट है, लेकिन स्टोर का क्या है? आप स्टोर में जाओगे, स्टोर में बहुत आग लगता है, रख रखाव कैसा है? ऐसा नहीं डीजल पेट्रोल भी वही रखा रहा है, माचिस भी वही रखा हुआ है। डीजल पेट्रोल अलग रहेगा, अलग रूम में रहेगा लॉक एंड की में। तो आप स्टोर का रख रखाव जाके देखोगे, सामान्य ऊपर से गिर गया, इतना गाज दिया है कि फायर पकड़ लिया, देखना है। फायर फाइटिंग का डेमोस्ट्रेशन ट्रेनिंग कर, डेमोस्ट्रेशन का मतलब होता है करके दिखाना, कैसे एक्सट्यूसर चलाना है, कैसे हाइड्रेंट चलाना है, कैसे होजरी चलाना है, ये लोगों को करवा के बताना है। क्योंकि प्लांट में एक सेफ्टी ऑफिसर मान लो है, अब 24 घंटे तो आप नहीं रहोगे, तो इसलिए लोगों के मन में जागरूकता फैलाओ कि लोग जो है समझ पाए और आग को बुझा पाए जरूरत है। व्हीकल्स इंस्पेक्शन करना, गाड़ी जो भी आपके प्लांट में चल रही है उसका बेसिक जांच पड़ताल, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पीयूसी, गाड़ी का कंडीशन, जिसमें कुछ कंडीशन आता है, टायर का कंडीशन, कोई ऑयल लीकेज नहीं है, फ्रंट रिवर्स टर्न, बैक उससे फ्रंट टर्न, उसके बाद लुकिंग ग्लास, ये सब चीजें देखते हैं। प्लांट में चलने वाली वाहन के पेपर की जांच करना, पेपर बताई थी आपको, जो गाड़ी का 4 पेपर आपको पता ही है कि आरसी बुक उसका देखोगे, पोल्यूशन देखोगे, इंश्योरेंस देखोगे और ड्राइविंग लाइसेंस। फर्स्ट एड का ट्रेनिंग देना, प्राथमिक उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। ट्रेंड फर्स्ट एड इलाज करते हैं, मतलब किसी को चोट लग गया तो घबराना नहीं है, कैसे उसको हमको डील करना है, कैसे कंट्रोल करना है, वो आपको जो है प्राथमिक उपचार का ट्रेनिंग दोगे तो पता चलेगा। मोटिवेशनल प्रोग्राम, मतलब लोगों को अच्छा, जैसे जो वर्कर है हमेशा पीपीई पहन के सुरक्षित काम करता है, तो लोगों के सामने बुला करके उसको कुछ पुरस्कार देना कि देखो ये सुरक्षा नियमों का पालन करता है और बहुत अच्छे से काम करता है,
इसलिए इसको पुरस्कार दिया जा रहा है, राइट। अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार और असुरक्षित कार्य के लिए वायरेशन मेमो देना, सिंपल सा बात है। जो लोग बढ़िया काम करते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है, और जो गलती करेंगे उनको दंड दिया जाएगा। हालांकि सेफ्टी में अंतिम विकल्प होता है, हम पहले नहीं चाहते हैं किसी को पनिशमेंट दे, लेकिन नहीं मानेगा तो देना पड़ता है। हाउसकीपिंग अभियान चलाना, प्लांट में साफ सफाई सबको मेंटेन करना है मिलजुल के। कुछ प्लांट में क्या होता है, हर शनिवार को प्लांट के बड़े से छोटे लोग सब लोग बोरी लेके निकल जाते हैं पर्टिकुलर एरिया में, और जा करके साफ सफाई क्लीनिंग सब करते हैं मिलजुल के, पूरा एरिया साफ टनाटन। इसको बोलते हैं हाउसकीपिंग अभियान चलाना, मतलब साफ सफाई। जैसे अपने आप दिवाली वाली में शादी ब्याह में कैसे होता है, घास फूस सब काट कूट के टनाटन करते हैं, तो वो बोलते हैं हम लोग हाउसकीपिंग अभियान चलाना। वर्क परमिट एंड लोटो का ऑडिट करना। लोटो ऑडिट आप सुनते हो, परमिट ऑडिट मतलब वर्क परमिट लेके आपके प्लांट में काम होता है, लोटो लगा के आपके प्लांट में काम होता है। तो आपको देखना ये होगा कि सिस्टम सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब आप उसका सिस्टमेटिक जांच करेंगे लोटो ऑडिट का कि ठीक से वहां पे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद जो है आप वहां पे कार्य करने के लिए लोगों को बोलते हैं, अब प्लस में जो सुधार रहता है वो भी आप उनको सजेस्ट करते हैं कि देखिए इसमें सुधार है। तो ऑडिट इसलिए होता है कि सिस्टम को ठीक से फॉलो किया जा सके। तो ये हो गया आपका सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो उम्मीद है आपको 2500 पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब एक काम करो, अब आपको थोड़ा टाइम देते हैं, चैट बॉक्स ओपन है, आप जो है ग्रुप में चैट बॉक्स में लिखो सीरियल नंबर, सिर्फ सीरियल नंबर लिख दो, मैं उसको समझाऊंगा। चलो एक सवाल आ गया, लोटो क्या क्या मतलब है। जो नए छात्र हैं वो पढ़ेंगे। लोटो का मतलब होता है लॉकआउट एंड टेक आउट, और आप जो है प्लांट में जब जाओगे तो मेंटेनेंस करना होगा। एक लोटो का समझ लो देसी उदाहरण, जैसे मान लीजिए आपके घर में पंखा का रिपेयरिंग करना है, तो पंखा का रिपेयरिंग जो आपके घर में करना है तो क्या करते हो, पावर को ऑफ करते हो और उसके बाद जाकर के आप रिपेयरिंग करते हो, चाहे बदलते हो। पावर को ऑफ करते हो एनर्जी आइसोलेशन के लिए। तो लोटो वैसे ही क्या होता है, कोई भी काम करना है पहले मशीन बंद होगा और उसमें ताला लगेगा, टेक लगेगा, काहे लिए ताला लगा है, और चाबी उसी के पास होगा जो काम करने गया है, चाबी उसी के पास होगा जो काम करने गया है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लोटो। तो इसी का ऑडिट करना कि ये काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब पीटीडब्ल्यू ऑडिट वही है, परमिट टू वर्क ऑडिट, मतलब आपके प्लांट में वर्क परमिट सिस्टम फॉलो होता है। मतलब कोई भी काम करना है तो रिटन अप्रूवल लेके करना है, नहीं तो कोई बोलेगा कौन बोला करने के लिए। तो वर्क परमिट सिस्टम को फॉलो करने के लिए रिटन अप्रूवल लेके करते हैं, उसी को बोलते हैं वर्क परमिट। तो ये सिस्टम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको देखने का जरूरत है। अगला सवाल आया है 12 नंबर, सेफ्टी ऑडिट करना। मतलब सेफ्टी ऑडिट में हमने आपको बताया कि आपके प्लांट के कंप्लीट प्रोसेस का ऑडिट। जैसे आपको ऑडिट करने आप गए, तो ऑडिट करने गए तो आप क्या करोगे, पूरा चीजें चेक करोगे, गेट पे कैसा प्रोसीजर से एंट्री का, सेफ्टी इंडक्शन कैसे हो रहा है, ट्रेनिंग कैसे दी जा रही है, लोगों में जागरूकता कैसा है, एरिया इंस्पेक्शन कैसे भरे जा रहे हैं, एरिया इंस्पेक्शन में जो फाइंडिंग्स आ रही है कैसे उसको क्लोज की जा रही है। तो आप एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज वे में ओवरऑल सभी चीजों का जांच पड़ताल करोगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेफ्टी ऑडिट करना। क्लियर है ना भैया। गेम्बा, गेम्बा वॉक थ्रू एंड ज्वाइंट इंस्पेक्शन, ये सब एक ही है। क्या है गेम्बा वॉक थ्रू एंड ज्वाइंट इंस्पेक्शन? हमने बताया कि एक आप देसी उदाहरण लो,
आपका खेत है, फसल, धान की फसल अभी लगाई जाएगी, लगी हुई होगी, अलग अलग टाइम पे अलग अलग फसल लगाते हैं। मान लो धान की फसल लगाई गई है, आप अकेले गए अपना फसल देख के आए, आपको जो लगा, इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। देखने गए, इंस्पेक्शन करके जांच करके आए, और आप क्या किया, आपके धान में कुछ आय लग गया है, कोई बीमारी पकड़ लिया है, पीला पड़ रहा है, 2-3 आदमी को और ले लिए, चलिए थोड़ा देखेंगे, तो 2-3 लोग जाके उसी फसल को देखते हैं, तो उसको बोलते हैं गेंदा। क्योंकि जब 3 लोग जाएंगे ना, तो तीनों अपना अपना अनुभव देंगे ना, कि नहीं 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 ये बीमारी हो सकती है, नहीं नहीं ये जिंक देने से ठीक होगा, नहीं नहीं ये पोटेश देने से ठीक होगा, ऐसा होता है ना भाई। तो जब 2 या 2 से अधिक लोग जाएंगे, तो अपना अपना अनुभव देंगे। तो इसीलिए देखो, इसका तीनों वर्ड मैं लिख दिया हूं, गेम्बा मतलब ग्रुप में जाकर के चीजों को देखना। तो उसमें जैसे मान लो 3 लोग आए, तो 6 आंख गया है, तो 6 आंख अपना अलग अलग व्यू देखेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग डेली गेम्बा या वॉक थ्रू या ज्वाइंट इंस्पेक्शन, राइट। उसके बाद पूछा गया है 16 नंबर देखिए, पीपी स्टॉक इंस्पेक्शन करना। मैं बताया ना आपको, आपके प्लांट में मान लो 100 वर्कर काम कर रहे हैं, तो बोला जाता है कि 10% पीपीई रखना चाहिए। तो 100 वर्कर काम कर रहे हैं, तो कम से कम 10 ठो ज्यादा हेलमेट, 10 ठो सेफ्टी शू, 20-25 ठो ग्लव्स बढ़ाना चाहिए, ताकि वर्कर जब मांगने आए कि सर हमको हैंड ग्लव्स दीजिए, तो बोलेंगे अभी तो है ही नहीं, तो कंपनी तो बैठाएगी नहीं, बोलेगी नहीं 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 काम करना पड़ेगा, जल्दी करो भाई। या हो सकता है आपको बोलेगा कि आप क्या कर रहे थे, क्यों नहीं मंगा के रखे थे। तो ये स्टॉक हमेशा आपके पास रहना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि पीपीज खत्म हो गया। तो ये होता है स्टॉक ऑडिट करना, कि पीपीज का स्टॉक है कि नहीं है, इंस्पेक्शन करना। उसके बाद पूछा है गेम्बा का मतलब बता दिया आपको। 22 नंबर पॉइंट पूछा है मोटिवेशनल प्रोग्राम। मोटिवेशन मतलब क्या होता है, आपको मोटिवेट किया जाता है ना, कि हम बोल रहे हैं अभिषेक बहुत अच्छा काम करता है, युवराज बहुत बढ़िया काम करता है, देखो इसने जो है फुल बॉडी हार्डनेस पहन के काम करता है, लोगों को ट्रेनिंग देता है, इसके प्लांट में साफ सफाई भी बहुत अच्छा होता है, तुम इधर आओ, इसको एक गिफ्ट दे दिया, देखो बहुत अच्छा काम किया, पुरस्कार मिला, डन, मोटिवेशनल प्रोग्राम हो गया। तो क्या होगा, इसको देख के बाकी लोगों के मन में बात जाएगा कि अभिषेक अच्छा कर सकता है, तो हम काहे नहीं अच्छा कर सकते, हम भी अच्छा करेंगे, राइट। तो ये होता है मोटिवेशनल प्रोग्राम। अगला है 22 नंबर, क्लियर हो गया नहीं, अब 22 नंबर मोटिवेशनल हो गया। उसके 15 नंबर पूछा है लिफ्टिंग इक्विपमेंट। देखो जो भी सामान उठाने वाले इक्विपमेंट है, जिसको लिफ्टिंग गियर्स बोलते हैं, जिसमें क्रेन, हाइड्रा, फड़ाना, वेव शीलिंग, डिशेकल, छोटी क्रेन, ये सब जो आता है, इसमें हर स्टेट में इंजीनियर रहता है गवर्नमेंट से अप्रूव्ड, उसको बुला करके और आप इक्विपमेंट दिखाओगे, वो चेक करके लोड टेस्ट करके एक सर्टिफिकेट दे देगा, जो 1 साल तक वैलिड रहता है, उसके बाद ही इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, सेक्शन 56 में लिखा है बीओसीडब्ल्यू एक्ट के। तो हम लोग बुलाते हैं, हर स्टेट में मिल जाता है आदमी, तो उससे आप दिखा लोगे, वो सर्टिफिकेट देगा, तभी इस्तेमाल कर पाओगे। ये होता है लिफ्टिंग इक्विपमेंट का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन। ये जस्ट लाइक इंश्योरेंस है। जैसे मान लो सीलिंग टूट गया, तो कागज मांगा जाएगा ना, इसका पेपर दिखाओ, पेपर है तो आप बच गया, नहीं है तो फंस जाओगे। तो इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, वो करा के रखना पड़ता है। उसके बाद 9 नंबर पूछा है फायर फाइटिंग का इंस्पेक्शन करना और लोगों को फायर फाइटिंग उपयोग करने का ट्रेनिंग देना। देखो हमने आपको बताया कि प्लांट में आपको आग बुझाने वाले कई सारे उपकरण लगे होंगे, तो इंस्पेक्शन का पर्पस ये होता है कि वो सभी उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हम देखेंगे। यदि काम नहीं कर रहे हैं तो उसको करेक्ट करेंगे, और प्लस लोगों को उसके बारे में बताएंगे कि भाई इसको ऐसे चलाया जाता है, आग लगेगी तो ऐसे हाइड्रेंट बोला जाता है, ऐसे एक्सट्यूसर चलाया जाता है, ऐसे हुजरी चलाई जाती है, लोगों को आप बताएंगे। तो ये होता है फायर फाइटिंग का ट्रेनिंग या डेमो करना, राइट। उसके बाद पूछा है 10 नंबर समय समय पर मॉक ड्रिल करना। मॉक ड्रिल आप समझ रहे हो ना, अभ्यास। बताया मैं, एक छोटा सा फायर लगाते हैं
और अलार्म बजाते हैं, फायर हुआ। आप देखना है कितना जल्दी आग बुझाने वाले लोग यहाँ पहुंचे, ताकि रिजल्ट हमारी शिकारियों क्या बनेगी वो देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मॉक ड्रिल अभ्यास करना बहुत जरूरी है, राइट। उसके बाद आपने पूछा है, सुनिए, हाँ 15 नंबर आपने पूछा है, 15 बता दिया मैंने। 14 पूछा है सेफ्टी कमेटी मीटिंग। यस, हर 3 महीना में एक बार प्लांट सेफ्टी कमेटी मीटिंग फैक्ट्री एक्ट का रिक्वायरमेंट है। इसमें वर्कर और स्टाफ दोनों शामिल होते हैं और सुरक्षा संबंधित समस्याओं की यहाँ पे चर्चा होती है, मैनेजमेंट भी रहता है और हम कमिटमेंट करते हैं, समय पे उसको कंप्लायंस करते हैं। तो लीगल रिक्वायरमेंट है सेफ्टी कमेटी मीटिंग, तो आपको समय समय पे सेफ्टी कमेटी मीटिंग करना पड़ेगा। उसके बाद पूछा है 18 नंबर फाइटिंग का डेमोस्ट्रेशन ट्रेनिंग। डेमोस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? डेमो करके दिखाना, कैसे एक्सक्यूजर चलाना है, कैसे हाइड्रेंट चलाना है, करके दिखाना। जैसे हम मुंह से बोल रहे हैं जैसे करते हैं और करवा के दिखाना, उसको बोलते हैं डेमो करना। तो लोगों को बोले तुम हाइड्रेंट खोल के चलाओ, एक्सक्यूजर चलाओ, तो उसको बोलते हैं दिख रहा है सर, आप डिस्कनेक्ट होकर दोबारा जुड़े दिख रहा है। तो आप जो है देखेंगे, उम्मीद है ना बाकी लोगों को डिस्प्ले दिख रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, अब चेक बॉक्स में जो भी लिखे हैं सबको हम एक एक करके आ रहे हैं। आप चेक बॉक्स में इंतजार करें, कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। जो आपने लिखा है सबका उत्तर हम देंगे, आप थोड़ा वेट करें, बचेगा नहीं कोई प्रश्न। तो 8 नंबर आपने 9 नंबर पूछा आपने कि मॉक ड्रिल करना। तो मॉक ड्रिल आपको मैंने बता दिया, हाँ मॉक ड्रिल आपने बता दिया। 10 नंबर अभ्यास करना। उसके बाद आपने पूछा है 22 नंबर, एक ही प्रश्न को 20 बार पूछ रहे हैं। 22 नंबर में हमने आपको बताया कि जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको पुरस्कार दे करके प्रोत्साहित करना कि आप बढ़िया कर रहे हैं, ताकि लोग देख के और प्रभावित हो और अच्छे से काम करें। उसके बाद फिर से 15 नंबर पूछा है, तो लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन आपको बताया कि जो भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट जैसे हाइड्रा क्रेन, जो सामान को उठाने वाले मशीनरी है, चाहे उसके टूल्स हैं, उनका गवर्नमेंट का इंजीनियर होता है, उससे इंस्पेक्शन कराना 1 साल के लिए वैलिड होता है। वो प्लांट में आके लोड टेस्ट करके देते हैं, उसके बिना आप नहीं चला सकते हो, तो आपको करवाना होगा। उसके बाद 14 नंबर फिर पूछा है सेफ्टी कमेटी मीटिंग। तो हमने बताया कि प्लांट में रिक्वायरमेंट है, राइट, कि हर 6 महीना 3 महीना में सेफ्टी कमेटी मीटिंग होना है। वर्कर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी समस्याएं सुनी जाएगी और आधा वर्कर आधा स्टाफ नोट्स में लिखा हुआ है कितना कितना मेंबर होना है, तो ये आपको मीटिंग कराना है। 18 नंबर फिर से पूछा है कि फायर फाइटिंग का डेमोस्ट्रेशन ट्रेनिंग। डेमोस्ट्रेशन ट्रेनिंग का मतलब होता है करके दिखाना, कैसे एक्सक्यूजर को चलाना है, कैसे आपको बुझाना है, तो ये आप करेंगे। 19 नंबर पूछा है व्हीकल्स इंस्पेक्शन। जो आपके प्लांट में गाड़ी आती है तो गाड़ी का 4 पेपर, जिसमें इंश्योरेंस, आरसी, पोल्यूशन और ड्राइविंग लाइसेंस, प्लस गाड़ी का फिजिकल कंडीशन, कोई एक्सीडेंटल नहीं हो, लुकिंग ग्लास हो, साइड मिरर जो बोलते हैं हम लोग, टायर का कंडीशन ठीक हो, कोई ऑयल लीकेज नहीं हो, रिवर्स टर्न और फ्रंट टर्न ये सब हो, ये सब चेक करते रहते हैं कि गलत गाड़ी ना आए प्लांट में। उसके बाद 15 नंबर फिर से पूछा है लिफ्टिंग, ऑलरेडी एड्रेस कर दिया। 8 नंबर आपने पूछा है फायर फाइटिंग का इंस्पेक्शन और उपयोग, ये भी बता दिया गया। 13 नंबर आपने पूछा है गेम्बा। हम लोग ज्वाइंट इंस्पेक्शन करते हैं ना, अभी हमको बताया, आपको हमने बताया कि 2 या 2 से अधिक लोग घूम के प्लांट का में जो इंस्पेक्शन करते हैं, देखते हैं कि क्या समस्या है। जैसे मान लो आप एक एरिया में गए, 4 लोग, एक आदमी बोले हाउसकीपिंग ठीक नहीं है, उसको लिख लिया, ठीक कराया। एक आदमी बोल रहा है हैंड ड्रिलिंग मिसिंग है, तो 4-5 लोग जाएंगे। 2 या 2 से अधिक लोग जब रहते हैं तो अलग अलग व्यू निकलता है और उसमें समस्याएं का समाधान होता है। तो ये ज्वाइंट इंस्पेक्शन करना चाहिए, मिलजुल के प्लांट का इंस्पेक्शन करना, इसको गेम्बा, वॉक थ्रू या ज्वाइंट इंस्पेक्शन कहते हैं, राइट। 19 नंबर बता दिया। 11 नंबर पूछा है लीगल रजिस्टर। हाँ, सरकारी कागज कौन कौन से होते हैं उसका लिस्ट होना चाहिए ना आपके पास।
जैसे मैं आपको बताया, मेडिकल रिकॉर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का रिकॉर्ड, ड्रिंकिंग वाटर का टेस्ट रिपोर्ट, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का लिस्ट। तो ये लीगल रजिस्टर मतलब सरकारी कौन कौन से कागज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसका एक रजिस्टर रखना चाहिए, उसमें सारे डिटेल लिख के रखना चाहिए कि आप सही कर पा रहे नहीं कर पा रहे। इक्विपमेंट का रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन करना। 4 नंबर अंतिम सवाल। जो भी आपके प्लांट में इक्विपमेंट लगे, जैसे वेल्डिंग मशीन है तो वेल्डिंग मशीन का तार टूट गया, लग टूट गया, ढक्कन खुल गया, तो रेगुलर इंस्पेक्शन करोगे तो दिखेगा ना कि डैमेज हो गया है, उसको रिप्लेस कराओगे, चेंज कराओगे, ठीक कराओगे, रेक्टिफाई कराओगे, राइट। तो ये होता है रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन करना। तो ये रिक्वायरमेंट है ओवरऑल कि हमको क्या करना है, राइट। उम्मीद है सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको समझेंगे और बहुत सिंपल है। और जैसे लीगल रजिस्टर है, चाहे आपका कुछ इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन है, तो जब आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो और आपको समझ में आता है। तो प्लांट में जाएंगे तो मिलेगा 10 ठो रजिस्टर रहेगा, सॉरी 10 ठो लिस्ट रहेगा लीगल रजिस्टर में, या 20 रहेगा, 50 रहेगा, वो एक एक करके चेक करेंगे, राइट। तो ये सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फॉलो करने की जरूरत है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करेंगे, प्लांट में ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट होगा, राइट। यस, चल। तो आप इसको बार बार रीड करिएगा। और एक और सवाल आपको होमवर्क हम दे देते हैं। जो वीकेंड आ रहा है, जो संडे आएगा, तो संडे के दिन हम लोग सवाल लेंगे सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी, और सवाल नहीं लेंगे। तो आप जो है सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी पढ़ के आना, और जो भी डाउट होगा फिर से पूछना, कि 2 बार में 3 बार में पूरे डाउट आपके क्लियर करना जरूरी है। तो आप सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी क्या है, इसी से संबंधित सवाल आप संडे को लेके आना, तो इसको हम आपको बताएंगे और आप इसको समझ पाओगे, राइट। चलिए, अब अगला जो हमारा कार्य है वो है जो सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना मैंने बताई है, इसमें किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट किसी प्रकार का, बोलो। आपके सामने अनम्यूट है, कोई भी डाउट है कहीं से? का मतलब क्या रहता है? सर जो 3 नंबर में दिया हुआ है, आप हैंड रेस करिए, मैं एक एक करके आ रहा हूँ, हाथ ऊपर करिए, मैं एक एक करके आ रहा हूँ ताकि डिस्टर्बेंस नहीं हो। कमलेश कुमार साहब बोलिए, आशिक अंसारी बोलिए। सर वो 17 नंबर, 3 नंबर कोई सर पूछ रहा था? 17 नंबर सर। 3 बता देते हैं, फिर 17 बता देते हैं। 3 नंबर कोई पूछ रहा, देखो ट्रेनिंग जो है ना, हाँ सर हम पूछते हैं। ट्रेनिंग जो है सिखाने को ट्रेनिंग बोलते हैं। जैसे हम आपको जो बता रहे हैं, भी एक तरह से ट्रेनिंग बोल सकते हैं। तो देखिए, ऑन जॉब ट्रेनिंग मतलब जहां काम हो रहा है वहीं पे जाके ट्रेनिंग दो, उसको क्या बोलते हैं? ऑन जॉब ट्रेनिंग। सबको क्लियर है ना? कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। अब दूसरा हो गया जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग। अब देखो, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि जो जिस काम को करता है उसी के बारे में उसको ट्रेनिंग देना। जो जॉब कर, जैसे एग्जांपल ड्राइवर कोई है आपके पास, तो ड्राइवर को कौन सा ट्रेनिंग चाहिए? गाड़ी चलाने का? जी सर। यस। वेल्डर गाड़ी चलाने का ट्रेनिंग चाहिए। हॉट वर्क का, वेल्डिंग कटिंग का? बोलो। ड्राइवर को अंग्रेजी बोलने का ट्रेनिंग दोगे, उसका कोई मतलब है? नहीं सर। नहीं। तो जॉब स्पेसिफिक मतलब जो जिस काम को करता है उसी के बारे में उसको ट्रेनिंग देना। क्लियर है ना? जी सर। यस सर। ओके सर। सर इसमें जो क्लासरूम ट्रेनिंग दिया हुआ है, तो अगर हम उसमें प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाते हैं, तो क्या उससे जो भी वीडियो दिखाते हैं उसमें उनसे क्वेश्चन भी किया जाता है क्या? बिल्कुल, क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है, तभी ना पता चलेगा। देखो, जैसे इवैल्यूएशन भी करना है ना कि कितना सीखा, क्या सीखा, तो पूछोगे तो ना पता चलेगा। सर क्लासरूम ट्रेनिंग में हम लोग एजाइल्स के बारे में बताएंगे ना कि क्या क्लासरूम ट्रेनिंग मतलब बैठा के ट्रेनिंग, क्लासरूम में बैठेगा, वहां पे उसको सिखाया जाएगा।
एक प्रेजेंटेशन वीडियो भी दिखाते हैं और उससे एक देखो, छोटा सा क्लासरूम टेस्ट भी दिया ट्रेनिंग का मतलब सुनो, क्लासरूम ट्रेनिंग का मतलब है कि वर्कर कहीं बैठेगा, वहां पे आप बैठा कर सिखाओगे। वो वीडियो के माध्यम से भी हो सकता है, ऑडियो के माध्यम से भी हो सकता है, पीपीटी के माध्यम से भी हो सकता है, मुंह से बोल के भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, मीडिया कोई भी हो सकता है, राइट। लेकिन वो क्लास में बैठ के ट्रेनिंग होगा, उसको क्लासरूम ट्रेनिंग बोलते हैं। क्लियर है सबको? टूल बॉक्स के बारे में थोड़ा बता रहे। टूल बॉक्स का मतलब ये होता है, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं पहले भी बोला, मैंने ऑडियो क्लिप भी भेजता हूं, आप सुनना। टूल बॉक्स का मतलब है काम शुरू होने के पहले सुरक्षा के बारे में जानकारी देना। देखो, टूल बॉक्स स्टॉक या टूल बॉक्स मीटिंग दोनों एक ही चीज है। तो टूल बॉक्स स्टॉक का मतलब है काम शुरू होने के पहले सुरक्षा के बारे में जानकारी देना, राइट। यस सर, कार्यस्थल पे जाकर के सुरक्षा की जानकारी देना रहता है। वो कार्यस्थल पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जी। काम शुरू होने के पहले होगा। जैसे एग्जांपल, आप घर से बाइक लेके निकलते हो, मम्मी आपको बोलती है ना कि गाड़ी धीरे चलाना, समय पे आना, किसी से झगड़ा मत करना, समय पे खा लेना। दिस इज कॉल्ड टूल बॉक्स स्टॉक। यही टूल बॉक्स राइट। 17 नंबर किसी ने पूछा है स्टोर ऑडिट करना। स्टोर मतलब जहां पे सामान का रख रखाव होता है, उसको स्टोर बोलते हैं। जी सर। तो स्टोर में आपको जाना है, देखना है सामान कैसे रखा हुआ है, मतलब आग लगने की संभावनाएं नहीं हो, सामान गिरने की संभावनाएं नहीं हो, और प्लस में आवश्यक पीपीज का स्टॉक हो। 16 नंबर जो पॉइंट है, जैसे मान लो आपके कंपनी में चश्मा नहीं है, हेलमेट नहीं है, कल आदमी आ गया, परसों क्या करोगे? परसों हल्ला होगा ना कि अरे भाई ये सामान नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये सब लफड़ा होगा, राइट। तो उस केस में क्या करोगे? पहले से देखना पड़ेगा ना कि सामान है कि नहीं है। बोलो। जी सर। यस। तो इसके लिए स्टोर का ऑडिट करना जरूरी है। उसके बाद आशिक अंसारी हैंड रेस किए, बोलिए। हो गया सर, मेरा 17 नंबर ही था। ओके, अरविंद कुमार। सर 8 नंबर। 8 नंबर है इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करना और उसे मिले रूट कॉज का कंप्लायंस करना। देखो, कोई भी दुर्घटना होता है ना, तो उसका कारण होता है। तो कारण कैसे पता चलेगा? रूट कॉज मतलब कारण क्या है दुर्घटना का, तो कारण कैसे पता चलेगा? जब इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या? जांच पड़ताल होगा, क्या हुआ, कौन था, माने वाई बहुत सारा एनालिसिस है। जैसे मान लो एनालिसिस, फॉल्ट ट्री एनालिसिस होता है, पढ़ेंगे एनालिसिस के बारे में। फॉल्ट ट्री एनालिसिस होता है, वाई एनालिसिस होता है, फिश बोन एनालिसिस होता है, परेटो एनालिसिस होता है, बहुत सारे एनालिसिस का मेथड है कैसे एनालिसिस होता है, राइट। तो एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा क्यों दुर्घटना हुआ था। तो जो कारण मिलेगा ना, वो कारण हर जगह लागू करा, उसी को बोलते हैं कंप्लायंस करना। जैसे मान लो कारण ये मिला कि बिना सेफ्टी बेल्ट का आदमी काम कर रहा था, इसलिए ऊपर से गिरा है, ये कारण मिल गया। एक कारण ये हुआ। दूसरा कारण ये हुआ क्यों सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना था, तो आदमी ट्रेंड नहीं था। 2 कारण हो गया। तो आगे से आपको ध्यान ये देना पड़ेगा कि जो ऊंचाई पे काम करेगा वो आदमी ट्रेंड होना चाहिए और सेफ्टी बेल्ट पहन के काम करना चाहिए। यही है कंप्लायंस कराना। क्लियर है ना भैया? जी सर। अरविंद कुमार हो गया आपका सवाल। फैजान अहमद। गुड मॉर्निंग सर। सर ये पूछना था, ज्वाइंट इंस्पेक्शन और ऑडिट के बीच डिफरेंस क्या है सर? यस, ऑडिट डिफरेंट चीज है, ज्वाइंट इंस्पेक्शन डिफरेंट चीज है। देखिए 3 पार्ट है। सबसे पहले हो गया इंस्पेक्शन, आप अकेले जाके किसी चीज को देखते हो। उसके बाद ज्वाइंट इंस्पेक्शन, समूह में किसी को जाकर चीज को देखते हो। ऑडिट इंडिपेंडेंट, बाहर का कोई टीम आता है, पूरा सिस्टम का ऑडिट करता है आपका, राइट। ऑडिट में बाहर का टीम आता है, पूरा सिस्टम का ऑडिट करता है कि क्या चल रहा है आपके यहां। देखो क्वेश्चन है इंस्पेक्शन और ऑडिट में क्या अंतर है। जैसे आपको बोला इंस्पेक्शन करो, एक काम करो, बाइक को चेक कर लो क्या है, चाहे ट्रक को चेक करो, ट्रैक्टर को चेक करो, तो गया ट्रैक्टर का चेकलिस्ट निकाला, चेक कर लिया, हाँ सब ठीक है। और ऑडिट करने आएगा तो ऐसा नहीं होगा। पूरा गेट से लेके व्हीकल एंट्री कैसे होता है, उसको ट्रेनिंग कैसे होता है, पार्किंग, पूरा A to Z सब चीजें चेक करेगा। तो ऑडिट सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन है किसी चीज का, राइट। ऑडिट में थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराया जाता है, बाहर से बुला के। इंटरनल ऑडिट भी होता है, लेकिन वो सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन है पूरा प्रोसेस का,
ओके सर। यस, अजीत सिंह 13 नंबर सर। 13 नंबर क्वेश्चन अभी तो बोला, गेमबाज एक ही चीज है, ज्वाइंट इंस्पेक्शन। समूह में जाकर देखना, तीनों एक ही वर्ड है। कोई गेम्बा कहता है, गेम्बा जापानी वर्ड है, वॉक थ्रू कोई कहता है, कोई ज्वाइंट इंस्पेक्शन कहता है। समूह में जाके इंस्पेक्शन करना, दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट इंस्पेक्शन, गेम्बा या वॉक थ्रू। और कोई सवाल किसी को इसमें? सर 21 नंबर। 21 नंबर है फर्स्ट एड का। हाँ, प्राथमिक उपचार। किसी को चोट लग गया तो क्या करेंगे, उसकी ट्रेनिंग देना, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड का ट्रेनिंग, राइट? और कोई सवाल? उम्मीद है मुझे कि नो इसमें सर। जितना बताया है, मेरे को उम्मीद है जितना मैंने इसमें बताया है, ये सभी सवाल का जवाब आप आसानी से दे दोगे आने वाले समय में, ऐसा मैं मान लूं? यस सर। यस सर। पढ़ोगे मजा आएगा, नहीं पढ़ोगे मजा नहीं आएगी। तो आगे बढ़ा जाए, कोई और सवाल पूछोगे इसमें? आगे बढ़ा जाए सर। गुड, चलो। तो थोड़ा सा हम आपको बेसिक चीजें बताने वाले हैं, जिसमें कल से हम लोग मतलब अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा बेसिक समझ लो कि क्या होने वाला है आगे। चलो, तो संडे के दिन हम लोग सवाल लेंगे सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी, और सवाल नहीं लेंगे। तो आप जो है सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी पढ़ के आना, और जो भी डाउट होगा फिर से पूछना, क्योंकि 2 बार में 3 बार में पूरे डाउट आपके क्लियर करना जरूरी है। तो आप सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी क्या है, इसी से संबंधित सवाल आप संडे को लेके आना, तो इसको हम आपको बताएंगे और आप इसको समझ पाओगे, राइट? चलिए, अब अगला जो हमारा कार्य है वो है जो रियल में जाके हम प्लांट में करते हैं। वो क्या करते हैं? स्टार्ट होता है प्लांट में, जब हम घूमने जाएंगे, देखेंगे, विजिट करेंगे, तो जो पहला पॉइंट है वो होता है अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। यानी आपके प्लांट में जो लोग कार्य करते हैं वो किस टाइप का बिहेवियर करते हैं। हमारी बात आप समझ लीजिए, जो सुरक्षित व्यक्ति है, जो सही व्यक्ति है, सुरक्षित व्यक्ति है, उसको कितना भी खराब स्थिति में भेजोगे ना, वो सही से काम करके चलाएगा, उसको चोट नहीं लगेगा। और जो सुरक्षित कार्य करने वाला व्यक्ति है, जो हर काम में गड़बड़ी करता है, उसको कितना भी सुरक्षित जगह पे भेज दो, वो चोट लगा के चलाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि असुरक्षित स्थिति रहने दो और सही लोग को भेजो। हमारे कहने का मतलब है कि आदमी का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, आदमी का व्यवहार बहुत जरूरी है। यानी आप जो है वर्कमैन का जो व्यवहार है वो बदलने का प्रयास करो। कैसा बदलाव? सुरक्षित कार्य की तरफ ले जाना और सुरक्षित कार्य को छोड़ना। जैसे आप फील करते होंगे आपके गांव में कुछ लोग ऐसा होंगे जो बिना हेलमेट का बाइक नहीं चलाते होंगे, चाहे कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो या परिस्थितियां जो भी हो, बिना हेलमेट का बाइक नहीं चलाते होंगे। कुछ लोग ऐसा होंगे जो सुबह में उठ के एक्सरसाइज करते होंगे, टहलते होंगे, रूटीन निर्धारित है। वो क्या है? ये सब सेफ बिहेवियर है, सुरक्षित व्यवहार है। तो वैसे ही प्लांट में भी कुछ वर्कर होते हैं ना, जो बोलते हैं कुछ भी हो जाए हम अनसेफ काम नहीं करेंगे, हमारा परिवार है, हमारा बीवी बच्चा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपके प्लांट में ऐसे लोगों का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है जो सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं और हमेशा सुरक्षित कार्य करते हैं और लोगों को सुरक्षित कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग एक और काम करते हैं, वो कौन सा काम है भाई? तो ऐसे लोग जब अनसेफ कंडीशन देखेंगे
तो उसको भी ठीक कराने का प्रयास करते हैं, किसको सुधारते हैं। हम लोग देखेंगे अनसेफ कंडीशन कैसा दिखता है, आगे वाला स्लाइड में दिखेगा। तो सबसे पहला फोटोग्राफ में देखो क्या है, एक वस्तु को उठाया है और एक जगह से टूटा हुआ है, जिस बास्केट पे रख के उठाया है, तो चांसेस है ना कि टूटा हुआ सामान टूटेगा, ये वस्तु नीचे गिर जाएगी, पूरी पॉसिबिलिटी है ना। तो ये क्या हो रहा है, टूटा हुआ सामान को इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब अनसेफ कंडीशन है। और दूसरा, लटकी हुई वस्तु को नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों अनसेफ एक्ट कर रहे हैं। जो दोनों लटकी हुई वस्तु के नीचे नहीं जाना चाहिए, ये दोनों अनसेफ एक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद वाला जो है वो टूट करके इनके गिरा, तो क्या हो गया, नियर मिस, ये बाल बच गए। और यही चौथा फोटो में इनके ऊपर गिरा, तो क्या हो गया, एक्सीडेंट हादसा हो गया। मिला के जो हम एक्सीडेंट तक पहुंचे, कहां से पहुंचे, पहले हमने डिफेक्टिव टूल्स को इस्तेमाल किया, मतलब अनसेफ कंडीशन वाला स्थिति था, खराब था, हमने उसका उपयोग किया, एक गलती। दूसरा गलती, उस वस्तु के नीचे भी हम घूमने लगे, दूसरा गलती। तो परिणाम स्वरूप या तो बाल बचेंगे, नहीं तो हम चोट लग जाएगा। तो ये बताइए, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, इन दोनों को रोक दिया जाए तो क्या नियर मिस और एक्सीडेंट होगा? नहीं सर, नहीं। अब एक थोड़ा कॉपी में कि जो एक्सीडेंट होता है ना, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात, जो एक्सीडेंट होता है 88% एक्सीडेंट अनसेफ एक्ट के कारण होता है, लिख लीजिएगा। यूए सामने 88%, 88% एक्सीडेंट सिर्फ और सिर्फ अनसेफ एक्ट के कारण होता है। क्लियर है सभी को? जी सर। दूसरा पॉइंट, 10% एक्सीडेंट अनसेफ कंडीशन के कारण होता है, लिख लीजिए। अनसेफ एक्ट के कारण 88% और अनसेफ कंडीशन के कारण 10%। कितना हो गया? 98%। अब बच गया 2%। सर फिर से बोलिएगा थोड़ा। उसके लिए 88% एक्सीडेंट अनसेफ एक्ट के कारण और 10% एक्सीडेंट अनसेफ कंडीशन के कारण, ठीक है ना। ये हो गया 98%। आगे देखेंगे। अपने पास उपाय डायरेक्ट तो नहीं है, इनडायरेक्ट है। 2% जो हादसा है वो नेचुरल आपदा है, प्राकृतिक एक्सीडेंट है। जैसे मान लो सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गया, ये हो गया, बादल फट गया, ये सब हादसे 2% है। 100 हो गए ना? यस सर। यस। अब सुनिए मेरा बात को ध्यान से सर। अब बोलिए। अनसेफ एक्ट में 10% क्या? नहीं, फिर से सुनिए। अनसेफ एक्ट में 88%, अनसेफ एक्ट में 88% और अनसेफ कंडीशन में 10%। मतलब आदमी की 88% एक्सीडेंट होता है और 10% मशीन की खराबी या सुरक्षित कंडीशन के कारण, और 2% प्राकृतिक आपदा। तो 88% जो एक्सीडेंट है, हम अपने व्यवहार को सुधार करके वैसे आपदा को रोक सकते हैं ना भाई? जी सर। और 10% जो अनसेफ कंडीशन है, तो हम प्लांट में खराबी को नोटिस करके और उसको ठीक करके 10% एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। जी सर। और 2% जो है, उसके लिए हम अलग अलग धर्मों से हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सभी लोग अपने अपने धर्मों में भगवान को मानते हैं, तो पूजा पाठ करते हैं कि भगवान सबका कल्याण करे। जी। 2% जो है, हम भगवान से प्रेयर करते हैं, जो भी धर्मों से है, आप जैसे भी करते हो, कि भाई सभी लोग सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे। तो ये 2%
भगवान भरोसे है। और लेकिन 98% किसके भरोसे है? अपने भरोसे। सर अनसेफ करेंगे तो यस, वेरी गुड। 88% हादसा जो है अनसेफ एक्ट के कारण, 10% हादसा जो है वो अनसेफ कंडीशन के कारण, और 2% हादसा जो है वो प्रकृति का आपदा है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि असुरक्षित कार्य को रोक दिया जाए तो मामला वहीं पे होल्ड हो जाता है। अब एक और बात समझ लीजिए, ये जो अनसेफ कंडीशन बना है, यहाँ भी आदमी की गलती नजर आ रही है। कैसे? जब मालूम है कि वो टूटा हुआ था तो तुम काहे उसको इस्तेमाल किए? नहीं करना है ना। यस, तो अनसेफ कंडीशन वहां भी अनसेफ एक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये होता है। तो ये बताओ, अभी आज जो हम लोग पढ़े अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट, नियम इस एक्सीडेंट पहचान लोगे ना? यस सर। तो ये पहचान लोगे तो 25% और भी फोटो देखेंगे। अब देखिए फोटोग्राफ, 4 गो फोटो है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे हम पहले आपको बता रहे हैं, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। देखिए पहला फोटो में क्या है। पहला फोटो यहाँ लिखा नहीं है, इसके पहले लिखा था, यहाँ लिखा नहीं है समझाने के लिए। पहला फोटो में क्या, मैं कल बोला था ना कि ऊपर में कुछ सामान छोड़ दिया। अब ऊपर में जो सामान छोड़ा उसने क्या किया? अनसेफ एक्ट। जो ऊपर में सामान छोड़ा उसने क्या किया? अनसेफ एक्ट। अब दूसरा, ऊपर से सामान गिर रहा है, क्या है? नियर मिस। सर एक्सीडेंट। यस, ये उसके ऊपर गिर गया तो एक्सीडेंट। अब बगल में गिरा तो नियर मिस। अब एक और बात मुझे बताइए कि ऊपर में सामान छोड़ दिया उसने, किया अनसेफ एक्ट। अब छोड़ के चला गया, वो दूसरे के लिए क्या बन गया? अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन है। अब फिर से एक आदमी वहां चलना शुरू किया, तो जब जो आदमी चल रहा है, अब ये इसको भी देखना चाहिए ना कि जो लूज सामान उसमें ऐसे हटा देते हैं तो हमारा पैर चलेगा, नीचे गिरेगा। सर ये राइट। तो ये क्या किया? कुछ नहीं किया। परिणाम स्वरूप इसका पैर से टकराया, वस्तु नीचे गिर गई। समझ में आ रहा है भैया? तो आप देखोगे ये जो भी सिनेरियो बन रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है ना। जी सर। किसी ने टूल्स छोड़ दिया। अच्छा, कहीं भी जब नीचे काम कर रहा है तो इसको भी देखना चाहिए ऊपर आदमी काहे घूम रहा है। कितना भी ट्रेनिंग तो समझाओ, हो सकता है उसके हाथ से कुछ छूट के गिर जाए, चाहे वही गिर जाए। तो या कुछ प्रोटेक्शन बीच में देना पड़ेगा। हम बात करेंगे वर्क टाइम में क्या दें। तो पहला गलती है जो काम कर रहा है, इस सर पे हेलमेट नहीं पहना। अब एक प्रश्न का उत्तर हमको दे दीजिए। हेडिंग पढ़िए, When is the right time to prevent an accident? कौन सा समय सही समय था कि दुर्घटना को रोका जा सकता था? कहाँ पे रोकते थे? सब कहानी नहीं बनती। सर जब ऊपर ये जो अभी ऊपर में छोड़ा ना, उसी को वो तो नहीं होता। तो पहले ही हटा देना चाहिए। उसी को बोलते भाई तुम पूरा टूल्स लेके उतरो, पूरा खाली करो, तो इस सब कहानी बनता ही नहीं ना। तो आप जो है इतना कहानी बने उसके पहले ही दुर्घटना को रोक सकते। राइट। चलिए अब हम कल से जो है एयरमिस क्या होता है, एक्सीडेंट क्या होता है, इसके बारे में कल से देखेंगे। तो आज के लिए इतने। तो आज हम लोग यहाँ रुकते हैं, और इस बीच में कोई रुकते हैं मतलब ये क्लास बंद